क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कैन बी क्लासिफाइड। हमने इकोनॉमिक्स में गुड्स को जो है बेसिकली इस तरह से क्लासिफाई किया है। एक तरफ है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है? वो गुड्स जिनका इस्तेमाल किसी और ये आगे किसी और चीज को बनाने के लिए नहीं किया जाता, यानी कि फाइनली जो कंज्यूम कर लिए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, दीज आर नोन एज फाइनल गुड्स। हम जब टैक्स या जब जीडीपी को काउंट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, क्योंकि जब इससे डबल कलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करेंगे तो जब फाइनल गुड्स हमारे बन रहे हैं हम फिर से उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे और इस तरह से डबल वैल्यू काउंट हो जाएगी और जो नेशनल इनकम है उस पे डायरेक्टली पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा या फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद इनका आगे जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। फाइनल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जिनका इस्तेमाल किसी और के द्वारा किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसका कंजम्पशन खत्म, उसके बाद उसको रीसेल नहीं किया जाए। इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। देखिए एक सीविंग मशीन है, अगर हाउस होल्ड ने उसको खरीदा है तो वो एक फाइनल गुड है, लेकिन अगर वही मशीन जो है वो कोई टेलर खरीदता है या टेक्सटाइल कंपनी या गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा खरीदा जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम काउंट करते नहीं तो फिर इसको कैसे काउंट करेंगे? जो कपड़ा हमारा तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ सेल के लिए, जब उसकी वैल्यू भी काउंट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी काउंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर मिल्क खरीदा है हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर वही दूध जो है हलवाई खरीदा है तो जो सीड्स की प्राइस होगी हमारी वो हमारी इनकम के अंदर काउंट की जाएगी। एग्जांपल और टैक्सी या कार, अगर एक कार एक ओला कैब्स में लेती है तो वो कार उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उससे अर्निंग जनरेट करेगा। लेकिन अगर ये कार एक हाउस होल्ड के पास है तो ये उसके लिए एक फाइनल गुड होगी। कंजम्पशन कंज्यूमर्स गुड जो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या जो एनजीओ होती है या अदर इंस्टीट्यूशन जो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, these are consumer goods। और कैपिटल गुड्स क्या है? जिनका इस्तेमाल आगे चीजों को बनाने के लिए किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का कॉन्सेप्ट और इसके कंटेंट क्या है? इसके तीन कंटेंट हमारे बुक में दिए हुए हैं कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाएंगे कंज्यूमर के द्वारा, और इसके अंदर हम तीन जो काउंट करेंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला जो हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो हाउस होल्ड जो इंटरप्रेन्योर्स नहीं होते वो जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स। दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा और तीसरा इन्वेस्टर्स के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाएगा। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, हमने कंज्यूमर गुड्स को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला ड्यूरेबल आइटम्स, दूसरा नॉन ड्यूरेबल आइटम्स, तीसरा सेमी ड्यूरेबल और चौथा नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल आइटम्स कौन सी होंगी? वो आइटम्स जिनका इस्तेमाल लॉन्ग रन के अंदर किया जाता है। हमने घर के अंदर फर्नीचर खरीदा वो ड्यूरेबल है, क्योंकि एक बार लेने के बाद हम उसको बार-बार नहीं खरीदेंगे। एक बार लेने के बाद लंबे समय तक अक्सर हम देखते हैं घरों में 20, 30, 40 साल पुराने बेड भी देखने को मिलते हैं, या यूटेंसिल्स जो हम खरीदते हैं, बर्तन अगर हम खरीदते हैं, चकला बेलन परात, ये ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं, जो चीजें हम बार-बार नहीं खरीद सकते। सेमी ड्यूरेबल के अंदर जो कुछ समय के बाद बेच दी जाएंगी। आप मोबाइल फोन खरीदते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बेच देते हैं, 2 महीने बाद, 6 महीने इस्तेमाल करके, साल भर इस्तेमाल करके, वो सेमी ड्यूरेबल के अंदर आएगा। नॉन ड्यूरेबल आइटम कौन सी होती है? जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इंस्टेंटली फिर वो कंज्यूम हो जाती है और वो रीयूज नहीं हो पाती,
वो फोर्थ हमारा नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज के अंदर आएगा। सेमी ड्यूरेबल के एग्जांपल इलेक्ट्रिकल आइटम्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल जो कि ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, जिनके इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाएंगे सिंगल यूज में, जैसे कि दूध, घी, या जो ईटेबल आइटम्स होती है बेसिकली उनको हम इसमें काउंट करते हैं। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्ट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल आपके घर में जो मेड आती है, वो लॉयर, डॉक्टर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं नॉन ड्यूरेबल सर्विस आइटम्स के। देन कैपिटल गुड्स, एज इट्स नेम सजेस्ट, कैपिटल हमें याद है 9th क्लास में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जिसका इस्तेमाल हम आगे प्रोडक्शन के लिए करते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम आगे वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं, इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा कैपिटल गुड्स। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल गुड्स के अंदर काउंट किया जाता है। सपोज कि कोई मशीनरी खरीदी जा रही है, तो मशीनरी का इस्तेमाल आगे काम करने के लिए किया जाएगा। ट्रैक्टर टूल्स अगर कोई किसान खरीद रहा है तो वो इनकम जनरेट करने के लिए खरीद रहा है। अगर कोई मिल ऑनर जो है वो कोई मशीन खरीद रहा है, तो वो आगे जब इनकम जनरेट करेगी वो मशीन उसके लिए, वो आइटम्स जिनका इस्तेमाल आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से किया जाता है या जिनके ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस से खर्च किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। फिजिकल कैपिटल और फिक्स कैपिटल, मशीन्स हमारी फिक्स कैपिटल के अंदर आती थी, और फिजिकल कैपिटल जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं वो भी कैपिटल गुड्स के अंदर ही आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हम करेंगे। हमने कपास खरीदा, कपास से हमने धागा बनाया, उसके बाद कपड़ा बनाया, और उन कपड़ों को स्टिच करके हमने मार्केट में बेच दिया, तो कपास हमारे लिए क्या होगी? कैपिटल गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किस तरह से कंजम्पशन किया जाता है। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस आप बता सकते हो। ये डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए हैं और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से किए जाते हैं। ये सैटिस्फैक्शन के लिए किए जाते हैं, वांट सैटिस्फैक्शन के लिए। हम ब्रेड खरीद रहे हैं तो वो हमारे वांट सैटिस्फैक्शन के लिए है, और कैपिटल गुड्स की इन्वेस्टमेंट होती है आगे इनकम जनरेट करने के लिए। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, इनमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। हम कोई मशीन खरीदेंगे तो हम ये सोच कर नहीं खरीदेंगे ये 6 महीने में खराब हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर गुड्स जो है वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटली उसका इस्तेमाल करेंगे। हम कपड़े खरीद रहे हैं तो हम ये सोच कर नहीं खरीदते कपड़े कि वो 10 साल तक चल जाएंगे। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीने के बाद ही वो कपड़े जो है खराब हो जाएंगे। तो कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबिलिटी कम होती है, कैपिटल गुड्स के अंदर ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं और बार-बार पैसा लगाया नहीं जाता। दूसरा, ये सस्ते हैं और ये महंगे होते हैं। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन कौन लोग हैं जो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं? एक तो नॉर्मल हाउस होल्ड, हम सभी लोग, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे कि मंदिर, मॉस्क, गुरुद्वारा। हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। हाउस होल्ड हम लोग जो चीजें खरीदते हैं वो अपनी वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदते हैं। सरकार ने अनाज खरीदा और उस अनाज को पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कंज्यूमर गुड्स था। सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है। और तीसरा, जो भी रीजनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सोशल सर्विस के लिए इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर गुड्स का। With non-expenditure on the purchase of consumer goods by the household, government and non-profit institutions, we get an estimate total consumption expenditure in the economy. जब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कैटेगरी को काउंट कर लेते हैं तो उससे हमें टोटल एक्सपेंडिचर का पता चल जाता है कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया गया है। यानी कि एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स या एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा कैसे पता चलेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड, यानी कि घर में लोगों ने जो इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया, पैसा खर्च किया गया, और तीसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो खर्चा किया। तीसरा है हमारा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नो डाउट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वाई डिनोट करता है इनकम को। इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है बेटा, एक तो कंजम्पशन प्लस सेविंग भी इसको कह सकते हैं या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो चीजें होती हैं, इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कुछ पैसा तो खर्च करते हैं और कुछ पैसा अपना सेव कर लेते हैं। सेविंग आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से इस्तेमाल हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम का वो पार्ट जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए खर्च करते हैं इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक प्लॉट है या आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, सो यू विल इन्वेस्ट। आप क्या करेंगे? उस 10 लाख रुपए से दुकान खरीद लेंगे और दुकान में काम करना शुरू कर देंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट है। जब इनकम जनरेट करने के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। वांट सैटिस्फैक्शन के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो कंजम्पशन कहलाती है। अपनी जरूरतों को अपने खाने के लिए पैसा खर्च किया, वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो है कंजम्पशन। लेकिन अगर मैं दुकान खरीदी और उस दुकान का पर्पस क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि उससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल स्टॉक और चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब अगर हमने दुकान खरीदी है तो यानी कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक था, जो हमारा पैसा था, वो क्या हो गया है? बढ़ गया है, ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक। एक साल के अंदर जो हमारे स्टॉक में इंक्रीमेंट आया है या एक पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा स्टॉक चेंज हुआ है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो पैसा खर्च किया वो इन्वेस्टमेंट, प्लस उसको हम ये भी कहेंगे कि स्टॉक इंक्रीज करने के लिए जो हमारा पैसा खर्च हुआ है वो भी हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। तो आई जो है वो इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, के कैपिटल स्टॉक को, और चेंज इन के जो है वो ये शो कर रहा है कि एक साल में स्टॉक में कितना चेंजेस आया है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक। आपने अगर कोई मशीनरी खरीदी या जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया है वो है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कोई मशीनरी अगर हम खरीद रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी of the producer during an accounting year. If the beginning of the year 2000 a producer has stock of 8 machine, 2020 की जब शुरुआत हुई तो प्रोड्यूसर के पास 8 मशीनें थी, और जब साल खत्म हुआ तो उसके पास 10 मशीनें थी, उसने 2 मशीनें और परचेज कर ली, तो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 8 तो उसके पास पहले थी। चेंज इन स्टॉक कितना हुआ है? 10 - 8 = 2, यानी कि 2 मशीनें उसके पास ज्यादा बढ़ गई, तो 2 एक्स्ट्रा मशीन जो होगी वो हमारी हो जाएगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैसे काउंट करेंगे या किसके बराबर होती है? कि प्रेजेंट ईयर या जब फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, सपोज कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अप्रैल में उसके पास थी 8 मशीनें, लेकिन एंड ऑफ द सेशन उसके पास हो गई 2, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 10 - 8 = 2। ये हमारी फिक्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां से हमारा रियल नेशनल इनकम शुरू होता है चैप्टर और या यूनिट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऑलमोस्ट लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में चीजें बनती हैं, इसमें बोलना शुरू किया है।
जैसे कि कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल, इंटरमीडिएटरी, फ्लो ऑफ इनकम। मैंने एक बुक जो है अमित को दी और अमित ने वो बुक आगे हिमांशु को दे दी, हिमांशु से रमनदीप, रमनदीप से विकास, विकास से वो बुक अनुराग के पास है, ये अनुराग से ईशा के पास, ईशा से खुशबू और खुशबू से इशिता, इशिता ने आगे पास कर दी और इस तरह से वो बुक वापस कहाँ पहुंच गई, अमित के पास। सर्कुलर फ्लो। हम लोग प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं हमारे, 4। सर्कुलर का मतलब घूमना, फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का घूमना सर्कुलर फ्लो कहलाता है, क्योंकि चक्र एक सर्कल की फॉर्म में इनकम घूमती रहती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे। लैंड के बदले हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, अगर हम प्लांट लगाते हैं या हम अगर शॉप भी खरीदते हैं, कुछ भी अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड के बदले हम क्या पे करेंगे, रेंट। लेबर को क्या मिलता है काम के बदले, वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। लैंड के बदले रेंट, यानी कि लैंड की इनकम क्या है, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये है इनकी इनकम। अब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है तो ये चीजें कौन प्रोवाइड करेंगे, हाउस। और विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म में क्या बन जाएगा, फर्म में प्रोडक्शन होगी, हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करेंगे, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। हाउस होल्ड ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्म में काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी हेल्प से फर्म के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है। तो फर्म में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर ये गुड्स और सर्विसेज बन रही है तो क्या ये फर्म अपने लिए बना रही है, नो, ये किसके लिए बन रही है, कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर कौन है, हाउसहोल्ड। यानी कि हाउसहोल्ड ने तो दिया फर्म को फैक्टर्स और फर्म ने उनको दिया गुड्स एंड सर्विसेज। हाउसहोल्ड को मिला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, और फर्म को मिला प्रॉफिट। गुड्स और सर्विसेज के को बनाने के लिए हाउसहोल्ड ये चीजें दे रहे हैं, ठीक है, इसके बदले हाउसहोल्ड को इनकम हो रही है। इनकम कौन दे रहा है, फर्म, और फर्म अपने गुड्स को सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है, हाउसहोल्ड। यानी कि इस तरह से सर्कल चल रहा है, हम काम करते हैं और काम करने के बाद फर्म में चीजें बनती हैं, ठीक है, फर्म से हमें मिलती है इनकम, और फर्म जो है वो गुड्स और सर्विसेज जब हमें देती है तो उसको हम परचेज करते हैं, और जो पैसा हमने यहाँ से कमाया था उसको हम वापस खर्च कर देते हैं, और इस तरह से ये फ्लो चलता रहता है। दैट इज नॉन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे 12th के बाद तो आप 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं,
सेम ही है ये पॉइंट। तीसरा डिफरेंस क्या है कि गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे फर्म को और फर्म से हमें प्रॉफिट मिलेगा या अर्निंग्स होगी। बार्टर सिस्टम जो होता है उसमें गुड्स को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो मनी फ्लो होता है उसमें गुड्स को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आती। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम चीजों के बदले चीजें